वो कमरे के कोने में सहमी बैठी थी जब मुलाजमा कमरे में आई और बेड पर दुल्हन का लिबास रखा। मैं इस पागल से शादी नहीं करूंगी, वो चिल्लाई, पर मुलाजमा जा चुकी थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा था कि जिस्म दर्द करने लगा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सौतेली माँ के पागल भांजे से शादी करने से इनकार किया था। कुछ देर बाद मुलाजमा उसे जबरदस्ती तैयार करके नीचे लाई और इसका निकाह उस पागल से कर दिया गया। वो रोती रही पर रुखसती हो गई। वो गाड़ी में सहमी बैठी थी, पर होश तो तब उड़े जब गाड़ी एक आलीशान महल के आगे रुकी। खौफ से इसका दिल हलक में आ गया जब बहुत से गार्ड्स दरवाजा खोलते ही इस पागल को सलाम करने लगे। और अब आपके सामने पूरी कहानी पेश की जाती है। वो उस वक्त घर के आंगन में बैठी थी, लंबे बाल कमर पर फैले हुए थे, काली स्याह आंखें वीरान थीं। कुछ दिन पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। उस वक्त वो घर में अकेली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो उठकर दरवाजा खोलने चली गई थी। वो कदमों में भारीपन लिए दरवाजे तक पहुंची थी। सामने का मंजर देखकर उसके माथे पर सलवटें उभरी। इसका बाप जो माँ के इंतकाल के बाद से गायब था, आज अचानक लौटा था, मगर अकेला नहीं। उसके साथ खड़ी औरत के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी और बराबर में खड़ी लड़की उसे अजीब नजरों से देख रही थी। बाप ने नजरें चुराई, फिर गला साफ करते हुए बोला, आयरा बेटा, ये शगुफ्ता है तुम्हारी नई माँ, और ये उनकी बेटी जोया। अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। आयरा को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। अभी तो उसकी माँ की खुशबू भी घर से रुखसत नहीं हुई थी और उसके बाप ने उसकी जगह किसी और को दे दी। आयरा के अंदर जैसे एक तूफान उठा। वो जो अब तक वैरान आंखों से खामोश बैठी थी, यकदम फट पड़ी। दूसरी शादी? आयरा की आवाज लरज रही थी, मगर उसमें गुस्से की तपिश थी। अभी माँ की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी, अभी उनका सोग खत्म नहीं हुआ और आप एक नई औरत को ले आए। बदतमीजी मत करो आयरा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है। बाप ने गिरज कर उसे दबाने की कोशिश की। हक? आयरा ने तलखी से हंसते हुए कहा, हक तो उस औरत का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दी, और बदले में उसे क्या मिला? मरते ही उसकी जगह भर दी गई। आपको एक दिन एक महीना इंतजार करने की तौफीक नहीं हुई? खामोश हो जाओ। उसके बाप ने हाथ उठाया, लेकिन आयरा पीछे नहीं हटी। मारे मुझे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने माँ की यादों को मार दिया है। लेकिन याद रखिएगा, इस घर के दरो दीवार से आज भी माँ की खुशबू आती है। आप किसी गैर औरत को यहाँ लाकर उसे माँ का दर्जा नहीं दे सकते। मेरे लिए सिर्फ ये एक अजनबी है और अजनबी रहेगी। शगुफ्ता बेगम ने मक्काराना अंदाज में अपने शौहर का बाजू थामा, जिसने आयरा के गुस्से को मजीद भड़का दिया। आयरा की काली स्याह आंखों में अब वैरानी नहीं बल्कि नफरत की आग दहक रही थी। शुरू के चंद दिन तो ऐसे गुजरे जैसे घर में वाकई कोई तब्दीली ना आई हो। शगुफ्ता बेगम आयरा के लिए नाश्ता खुद मेज पर लगाती और जोया उसे अपनी बड़ी बहन कहकर पुकारती। आयरा का बाप यह सब देखकर मुतमईन था कि इसका फैसला दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले का सकून था। जैसे ही आयरा के बाप की मुलाजमत के सिलसिले में शहर से बाहर जाने की बारी आई, घर का नक्शा ही बदल गया। जिस दिन वो घर से रुखसत हुए, शगुफ्ता बेगम के चेहरे की वो मसनूई नरमी एकदम गायब हो गई। जोया, जो कल तक आयरा के कमरे में इजाजत लेकर आती थी, अब वहां मलका बनकर बैठ गई। ये कैमरा अब मेरा है, तुम ऊपर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाओ, उसने हकारत से कहा। आयरा अभी इस सदमे से संभली भी न थी कि शगुफ्ता बेगम की करख्त आवाज बावर्ची खाने से गूंजी, आयरा, ये बर्तन और कपड़े कब से पड़े हैं? क्या मैंने यहाँ तुम्हारी खिदमत के लिए डेरे डाले हैं? उठो और ये सब साफ करो। आयरा हैरत से उन्हें देखने लगी, लेकिन आंटी, ये काम तो हमेशा मासी करती थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। शगुफ्ता बेगम ने करीब आकर आयरा का बाजू सख्ती से मरोड़ा। मासी को मैंने हटा दिया है, अब इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, और खबरदार, अगर अपने बाप को एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। वो मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। एक सुबह जब आयरा अपना कॉलेज का बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, तो शगुफ्ता बेगम ने रास्ते में हाई होकर उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ का रुख है? उन्होंने तंजिया लहजे में पूछा। आंटी, मेरा आज इम्तिहान है, मुझे कॉलेज जाना है, आयरा ने दबी आवाज में कहा। शगुफ्ता बेगम ने जोरदार कह कहा लगाया और उसके हाथ से बैग छीनकर दूसरे सहन में फेंक दिया। अब इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। पढ़ लिख कर कौन से तुमने अफसर लग जाना है? आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। घर के ढेरों काम पड़े हैं, मासी को मैंने कल ही फारिग कर दिया है। अब ये झाड़ू, पूंजा, बर्तन और कपड़े, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब्बा ने तो कहा था कि मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। तुम्हारे अब्बा अब वही देखते हैं जो मैं उन्हें दिखाती हूँ। शगुफ्ता ने उसका जबड़ा सख्ती से पकड़ कर कहा, चलो अब जाकर किचन की सफाई करो। वो आयरा, जो कभी घर की शहजादी थी, अब घर के तमाम काम करती थी। जब वो थक कर नढाल हो जाती तो जोया अपने कमरे से निकलती और कोई नया काम ढूंढ कर उसे हुक्म सुना देती। आयरा, मेरा कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ, जल्दी आओ। रात को जब वो अपने तारीख स्टोर रूम में लेटती तो उसके जिस्म का एक एक जोड़ दर्द से कराह रहा होता।
उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस बाप ने उसे पढ़ाने के ख्वाब देखे थे, वो अब घर में होते हुए भी उसकी खामोश ख्वाब देखे थे, वो अब घर में आते होते हुए भी इसकी खामोश चीखें नहीं सुन पा रहा था। शगुफ्ता बेगम के नजदीक आयरा की मौजूदगी अब भी एक कांटे की तरह थी जो उन्हें खटक रहा था। जब तक आयरा उस घर में थी, उन्हें डर था कि किसी न किसी दिन बाप का दिल पिसज जाएगा और उनका तसल्लुत खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी खौफनाक साजिश तैयार की जिससे आयरा अपने बाप की नजरों में गिर जाए। एक रात जब आयरा का बाप किसी काम से देर से घर लौटने वाला था, शगुफ्ता ने अपने एक दूर के आवारा रिश्तेदार लड़के को पैसों का लालच देकर उकबी दरवाजे से घर में दाखिल किया। उसने उसे समझा दिया था कि इसे बस आयरा के कमरे में चंद मिनट ठहरना है, बाकी काम शगुफ्ता खुद संभाल लेगी। आयरा अपने अंधेरे कमरे में दिन भर की थकन के बाद आंखें मूंदे पड़ी थी कि अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो चीखती, उस अजनबी लड़के ने बदतमीजी से उसके मुंह दबाने की कोशिश की। आयरा की मज़ाहमत और कशमकश की वजह से आवाजें सुनकर शगुफ्ता पहले ही खड़ी थी। ठीक उसी लम्हे जब आयरा का बाप घर में दाखिल हुआ, शगुफ्ता ने पूरे घर में शोर मचा दिया। हाय अल्लाह, ये क्या बेहयाई है! मेरी बेटी के होते हुए इस घर में ये सब! बाप बदहवास होकर आयरा के कमरे की तरफ भागा। वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। आयरा बिखरे बालों और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ एक तरफ सिमटी खड़ी थी और वो लड़का शगुफ्ता की शह पर खिड़की से भागने का नाटक कर रहा था। तो ये हो रहा है मेरी गैर मौजूदगी में। बाप की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं समझा था तुम अपनी माँ की तरह नेक हो, मगर तुमने तो मेरी इज्जत ही उछाल दी। आयरा ने तड़प कर बाप के पांव पकड़ लिए। अब्बा, खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैं इसे नहीं जानती। ये औरत झूठ बोल रही है, ये मुझे बर्बाद करना चाहती है। शगुफ्ता बेगम ने फौरन ही बीच में आकर उसे धक्का दिया और मजलूम बनते हुए बोली, देख रहे हैं आप, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने अपनी आंखों से इसे इस लड़के से बातें करते देखा था, इसीलिए ये कॉलेज जाने की जिद करती थी ताकि वहां ऐसे तमाशे कर सके। बाप का चेहरा गुस्से से तमा उठा था। उसे आयरा ही गुनहगार लग रही थी। आयरा की सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। इसने एक आखिरी बार हिम्मत जमा की और अपने बाप के सामने जा खड़ी हुई। अब्बा, मेरी एक बात सुन लें। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ। ये सब एक तमाशा है, एक साजिश है। आयरा ने तड़प कर अपने बाप का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन इसके बाप ने नफरत से अपना हाथ झटक दिया। खामोश हो जाओ आयरा, गवाहों और सबूतों के बाद अब तुम्हारी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज मुझे जहर लग रहा है। काश तुम अपनी माँ के साथ ही मर जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। बाप के उन अल्फाज ने आयरा के तड़पते दिल पर आखिरी वार कर दिया। वह साकत रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना मुहाफिज ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। शगुफ्ता बेगम जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी, समझ लें कि लोहा गर्म है, अब आखिरी जरब लगाने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने चेहरे पर हमदर्दी का निकाब ओढ़ा और शौहर के करीब आकर धीमी मगर जहरीली आवाज में बोली, देखें, जो होना था वो तो हो गया, अब गुस्सा करने से बात मजीद बिगड़ेगी। अगर ये लड़की इसी तरह इस घर में रही तो कल को फिर कोई ऐसा वैसा काम करेगी और अब की बार शायद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहें। मोहल्ले में बातें फैल गईं तो हमारी अपनी बेटी जोया का मुस्तकबिल भी बर्बाद हो जाएगा। बाप ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। तो मैं क्या करूं? कहा, फेंक दो इसे। शगुफ्ता ने फौरन अपनी चाल चली। फेंकना क्यों है, मैं कहती हूँ इसकी जल्द अज जल्द शादी कर देते हैं। मैंने एक रिश्ता देख रखा है, दूर पार का है। लोग जरा सख्त मिजाज हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों के लिए वही ठीक रहते हैं। शादी हो जाएगी तो ये अपने घर की हो जाएगी और हमारे सर से ये बोझ और बदनामी का डर भी उतर जाएगा। आयरा ने जब शादी और बोझ जैसे अल्फाज सुने तो इसका रंग फक हो गया। वो समझ गई कि शगुफ्ता इसे किसी ऐसी दलदल में धकेलना चाहती हैं जहां से वापसी मुमकिन न हो। अब्बा, खुदारा ऐसा न करें, ये मुझे बर्बाद कर देगी। आयरा चिल्लाई, मगर बाप ने एक सर्द निगाह इस पर डाली और शगुफ्ता से मुखातिब हुआ, तुम ठीक कहती हो। जिस लड़की को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, उसे मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं। तुम बात करो उन लोगों से जैसे भी हैं, इसे ले जाएं यहाँ से। शगुफ्ता के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने आयरा की तरफ देखकर नजरों ही नजरों में उसे अपनी जीत का पैगाम दिया, जबकि आयरा खामोश खड़ी अपनी तकदीर के इस नए और भयानक मोड़ को देख रही थी। शगुफ्ता बेगम के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी जब उन्होंने आयरा के बाप को अपने फैसले से आगाह किया। मैंने आयरा के लिए अपने भतीजे आहान का रिश्ता चुना है। बेचारा मासूम है, जरा दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अब आयरा जैसी लड़की के लिए जिसके किरदार पर दाग लग चुका हो, इससे बेहतर रिश्ता और कहाँ मिलेगा। कम अज कम वो इसे कबूल तो कर रहा है। आयरा पागलों की तरह कमरे से बाहर निकली। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस पागल से शादी नहीं करूंगी। वो चीखी। माँ ने गुस्से से उसे देखा, मगर इससे पहले कि वो चीखती, बाप ने गुस्से से उसे देखा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, शगुफ्ता बेगम आगे बढ़ी। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है आयरा, तुम्हारे पास इनकार का हक बचा ही कब है। तुमने जो गुल खिलाए हैं, इसके बाद तो तुम्हें शुक्र गुजार होना चाहिए
चाहिए कि मैं तुम्हें इस घर से इज्जत के साथ रुखसत कर रही हूँ। कौन सी इज्जत? आयरा की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। आप अपनी गंदगी छुपाने के लिए मुझे एक जीते जागते जहन्नुम में धकेल रही हैं। अब्बा, क्या आप इतने अंधे हो गए हैं? वो लड़का पागल है, वो अपना आप नहीं संभाल सकता, वो मुझे क्या संभालेगा? आयरा के इनकार ने शगुफ्ता को आपे से बाहर कर दिया। उन्होंने आयरा के लंबे बाल सख्ती से मुट्ठी में जकड़े और उसे घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गईं। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे फैसले के आगे बोलोगी तुम? शगुफ्ता ने आयरा को दीवार से दे मारा और पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठा ली। ना करें आंटी, खुदा के लिए छोड़ दें, आयरा चिल्लाई, मगर शगुफ्ता के सर पर खून सवार था। उन्होंने बेरहमी से आयरा के बाजुओं और कमर पर वार किए। आयरा दर्द से तड़प रही थी, इसका जिस्म नील दर नील हो गया, मगर शगुफ्ता का गुस्सा ठंडा ना हुआ। निकाह तो तुम इसी से करोगी, चाहे जिंदा रहो या तुम्हारी लाश इस घर से निकले। शगुफ्ता ने इसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। कुछ देर बाद जब आयरा दर्द से नढाल फर्श पर पड़ी सिसक रही थी, दरवाजा खुला। एक बूढ़ी मुलाजमा हाथ में सुर्ख रंग का उरूसी जोड़ा लिए अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में तरस था, मगर वो मजबूर थी। बीबी, ये पहन लें, बाहर काजी साहब आ चुके हैं। आयरा ने बेड पर रखे इस जोड़े को देखा और नफरत से इसे नीचे फेंक दिया। मैं इस पागल से शादी नहीं करूंगी, वो दोबारा चिल्लाई, लेकिन इसकी आवाज अब कमजोरी से लरज रही थी। मुलाजमा खामोशी से जोड़ा रख कर निकल गई। थोड़ी देर बाद दो औरतें जबरदस्ती इसे उठाकर नीचे बाहर ले आईं, जहां इसका बाप सर झुकाए बैठा था और शगुफ्ता फातिहाना नजरों से उसे देख रही थी। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मगर जब निकाह ख्वाह ने उसका नाम पुकारा तो इसके बाप की खामोशी और शगुफ्ता के डर ने इसे सख्ता में डाल दिया। इसका निकाह उस पागल से कर दिया गया। रुखसती का वक्त आया तो इसे एक पुरानी गाड़ी में बिठा दिया गया, जहां वो शख्स अपनी ही धुन में कुछ बड़बड़ा रहा था। आयरा की आंखें बंद थीं और वो दुआ कर रही थी कि काश ये सब एक ख्वाब हो, मगर असल हैरत तो तब हुई जब ये गाड़ी एक ऐसी मंजिल पर रुकनी थी जिसका ख्वाब भी आयरा ने नहीं देखा था। आप सोचिए कि वो कैसी जगह होगी, वो कैसी खूबसूरत जगह होगी। आयरा ने तो ख्वाब में भी नहीं देखा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आखिर इस पागल दूल्हे का राज क्या है? जो लड़की जबरदस्ती उसके हवाले की गई, क्या वो वाकई पागल है या कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट छुपा है? अब आपको कमेंट के जरिए हमसे ये पूछना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या मामला है तो नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं कि इसे मेंशन के दरवाजे के पीछे क्या राज छुपा है, इस महल के दरवाजे के पीछे क्या राज छुपा है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई अब आपको ये कहानी इंटरेस्टेड लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आयरा की किस्मत बदलने वाली है या इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है। अब इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएंगे।